नमस्कार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास में हम टॉप 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग लास्ट मंथ में करंट अफेयर्स। इसमें हम करंट अफेयर्स का स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट दोनों कवर करेंगे, राइट। और आप किसी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, आप ये ट्यूटोरियल अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज हैं और जो नोट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला आपसे कहता है इट्स इंडियाज 18th रेलवे जोन, ये भारत का 18वां रेलवे जोन है। सेकंड, इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट विशाखापट्टनम, ये इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एंड थर्ड, इट प्राइमरली सर्व्स आंध्र प्रदेश, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को सेवा प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए खाली पहला स्टेटमेंट सही है, बी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सी कहता है सेकंड एंड थर्ड सही है, डी कहता है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए लेट्स फाइंड आउट। ये अभी न्यूज़ में था लास्ट मंथ, ठीक है, राइट। जो साउथ कोस्ट रेलवे है ये इंडिया का 18th रेलवे जोन है, दैट इज़ राइट। तो ये सही होगा। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, ये भी सही है। विशाखापट्टनम का आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट। और ये कहाँ है? बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। तो जो ऑप्शन डी है वो सही होगा इसके अंदर। जो ऑप्शन डी है हमारा वो सही है। जो साउथ कोस्ट रेलवे है ये इंडिया का 18th रेलवे जोन है, अभी ऑपरेशनल हुआ है जून 1 से अंडर जनरल मैनेजर संदीप माथुर, ठीक है। आप इनका नाम याद रखिएगा, राइट। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है इसके 4 डिविजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटकल और गुंटूर, राइट। एंड इट कवर्स अ रेल नेटवर्क अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ओके, ये आप देख सकते हैं टोटल 18 रेलवे जोन हैं। आप वीडियो पॉज करके इनके नोट्स बना सकते हैं या देख सकते हैं इनको। हाँ, इसमें जो मेट्रो रेलवे है इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो नेटवर्क है ये भी आपका किसमें आता है? आपका रेलवे जोन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो समटाइम्स वो पूछ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कहता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन इज प्राइमरली प्रपोज्ड एज अ सॉल्यूशन टू। जेनो ट्रांसप्लांटेशन को मुख्य रूप से किसके समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है, राइट। तो एक प्रॉब्लम है, ये उसका समाधान हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक प्रतिरोध। बी है आपका ऑर्गन शॉर्टेज फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के लिए अंगों की कमी। सी है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आनुवंशिक विकार। और डी है आपका वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन उत्पादन। देखिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि एक स्पीसीज का ऑर्गन निकाल के दूसरी स्पीसीज में ट्रांसप्लांट कर दिया, राइट। तो जो एक समस्या है ऑर्गन शॉर्टेज की, ये उसका एक समाधान हो सकता है। तो ऑप्शन बी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए अंगों की कमी, राइट ना। ये हमारा सही होगा इसके अंदर। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो जनरली क्या होता है कि जो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं अभी पूरे विश्व के अंदर, उनको मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत है, चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, बाकी चीज़ें, राइट ना। बट क्या है कि जो डोनर ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी स्कार्स होते हैं, तभी बोला जाता है कि आप मृत्यु के बाद अपने अंग दान कीजिए, राइट। तो जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है इट सीक्स टू एड्रेस दिस शॉर्टेज। अब कमी क्यों है? देखिए, एक तो डोनर वैसे ही कम होते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस कई बार क्या होता है कंपैटिबिलिटी भी नहीं होती। तो दे आर मैनी प्रॉब्लम्स। तो उसका एक सोल्यूशन, समाधान मतलब माना जा सकता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन को। अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या? देखिए, जेनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में, जैसे लिविंग सेल्स हो गए, टिश्यूज है, ऑर्गन्स होते हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इस रिसर्च के अंदर जनरली जो पिग ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पिग्स होते हैं, जो उनके ऑर्गन साइजेज हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, राइट ना, वो काफ़ी क्लोज है मतलब ह्यूमंस के देन मैनी अदर मैमल्स। अगर हम तुलना करें तो मनुष्य के अधिक करीब होती हैं, राइट। और पास्ट के अंदर भी ये चीज़ें हुई हैं कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जो पेशेंट था वो मतलब कुछ वीक्स तो सही रहा, बट उसके बाद फिर वो ऑर्गन फेल हो गया था। अभी मतलब परमानेंट नहीं हुआ ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड अ डील विद वियतनाम टू सप्लाई विच मिसाइल सिस्टम। भारत ने हाल में ही वियतनाम के साथ किस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है? तो आपके ऑप्शन है ए अग्नि 5, अग्नि 5, बी है आकाश, सी है ब्रह्मोस और डी है पृथ्वी, राइट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी ब्रह्मोस। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है किसके ऊपर हुआ है? आपकी ब्रह्मोस के ऊपर, राइट। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आपका वियतनाम के साथ टू सप्लाई द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
और इससे क्या होगा, इन दोनों देश के बीच में रक्षा सहयोग मजबूत हुआ है, राइट। तो ये जनरली डील है अभी वियतनाम के साथ हुई है, अराउंड 60 बिलियन रुपीज़ के अंदर होगी, मतलब अगर आप कन्वर्ट करें तो 629 मिलियन यूएस डॉलर, राइट। और आप जानते हैं जो सबसे पहली कंट्री थी, फॉरेन कंट्री, जिसने ब्रह्मोस को परचेज किया था इस मिसाइल सिस्टम को, वो कौन थी? आपकी फिलीपींस थी, राइट। उनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अराउंड 375 मिलियन यूएस डॉलर, कब? 2022 के अंदर। और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है, राइट ना, उसके अंदर भी एक ब्रह्मोस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट चल रहा है, मतलब फाइनल स्टेजेस पे हो नेगोशिएशन के, राइट। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो इंडोनेशिया है वो भी परचेज करे, राइट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम इन एग्जामिनेशंस टू प्रिवेंट इम्पर्सनेशन एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी? हाल में किस राज्य ने परीक्षाओं में नकल रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए AI आधारित उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है: ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो वो कौन सा स्टेट है? देखिए, जो ये स्टार्ट की गई है इनिशिएटिव, कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है आपका AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम? इट्स इन उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये वहाँ पे इसको अभी लागू किया गया है, और किस लिए? टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। जो ये मल प्रैक्टिसेस होती है, मतलब कि किसी और ने आके एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, राइट ना, और जो जो कैंडिडेट्स की आइडेंटिटीज़ हैं उनको वेरीफाई कर सके एक्यूरेटली, तो उसके लिए AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है, राइट। मतलब फेशियल रिकॉग्निशन कह सकते हैं, या फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गए आपके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली डिस्कवर्ड कैस्केड फ्रॉग स्पीसीज वाज रिपोर्टेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? हाल में खोजी गई कैस्केड मेढक की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई गई है? तो आपके ऑप्शन है: ए असम, बी हो गया आपका मेघालय, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपने बताना है। तो जो ऑप्शन होगा सही इसके अंदर वो है आपका नागालैंड। जो ये कैस्केड फ्रॉग स्पीसीज़ है कहाँ पाई गई है? आपकी नागालैंड के अंदर, ठीक है, राइट ना, एक बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट, राइट। तो ये जो कैस्केड फ्रॉग स्पीसीज़ हैं, आप देख सकते हैं, ये रही इसकी फ़ोटो। ये जनरली भी कहाँ पाया गया? आपके नागालैंड के अंदर, ठीक है, राइट। स्टेट का आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। ये कहता है आपका जो कैस्केड फ्रॉग्स हैं जनरली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ हैबिटेट? कैस्केड मेंढक आमतौर पर किस प्रकार के आवास से जुड़े होते हैं? तो आपका ऑप्शन है: ए डेजर्ट इकोसिस्टम्स, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बी आपका फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स, तेज बहने वाली धाराएं और झरने, सी हो गया आपका ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, और डी हो जाएगा आपका मैनग्रूव फॉरेस्ट, मैनग्रूव वन। नागालैंड देख सकते हैं आप, ये डेजर्ट इकोसिस्टम तो नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, राइट। मैंग्रोव भी नहीं होगा, ओके। तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही होगा आपका तेज बहने वाली धाराएं और झरने। तो जनरली जो कैस्केड होता है इसका मतलब ही क्या होता है? आपका झरना, ओके। तो जो कैस्केड फ्रॉक्स होते हैं एम्फीबियंस होते हैं, मतलब पानी और ज़मीन पर रहने वाले, राइट। और ये कहाँ पे अडेप्टेड हो चुके हैं? आपके जैसे माउंटेन स्ट्रीम्स हो गई या कैस्केड जो झरने होते हैं, ठीक है, राइट ना, जलप्रपात हो गए आपके, वाटरफॉल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो बहते हुए पानी की चट्टानें होती हैं ना, उन पे चिपके रहते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे कैस्केड फ्रॉक्स एंड दे आर फाउंड इन स्टेट ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्फीबियंस इज करेक्ट? उभयचरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। दे आर हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सेकंड, दे कैन एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के जैव संकेतक के रूप में कार्य कर सकते हैं। एंड थर्ड, फ्रॉग्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, मेंढक किसी समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कहता है कि खाली पहला स्टेटमेंट सही है, बी पहला और दूसरा सही है, सी कहता है आपका सेकंड एंड थर्ड, डी कहता है कि तीनों स्टेटमेंट सही है, ओके। तो फ्रॉग्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है, एम्फीबियंस होते हैं, ये बात सही है। एंड दे एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, ये बात भी सही है। एंड दे आर हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस, तो ये तीनों ही कथन सही होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी है आपका सही होगा इसके अंदर, ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, राइट। तो जो एम्फीबियंस होते हैं एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर्स होते हैं, और ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर हैबिटेट डिग्रेडेशन है, ओके। तो इनके प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पीएम सूर्य घर योजना द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस टू अप्रॉक्सीमेटली, पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार का लक्ष्य लगभग कितने घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन उपलब्ध कराना है?
तो आपके ऑप्शन ए 50 लाख हाउस होल्ड्स 50 लाख घर, बी है आपका 1 CR हाउस होल्ड्स 1 करोड़ घर, सी है आपका 2 CR हाउस होल्ड्स 2 करोड़ घर, और डी है आपका 5 CR हाउस होल्ड्स 5 करोड़ घर। तो जो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा वो होगा जो टारगेट अभी रखा गया है, मतलब राइट ना इंस्टॉलेशन कराने का, वो है आपका 1 करोड़ घर। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा आपका। ठीक है, राइट। तो अंडर पीएम सूर्य घर योजना द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस टू अप्रोक्सीमेटली 1 CR हाउस होल्ड्स। ओके, तो उसमें जो टारगेट रखा गया है, कितना रखा गया है, वो 1 करोड़ परिवारों के लिए। ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रूफटॉप सोलर अंडर पीएम सूर्य घर स्कीम। जो इसका बजट है वो कितना रखा गया है आपका, 22,000 करोड़। ओके, और ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है, मतलब, और मतलब मैं आपको इसका थोड़े स्टेट्स दिखा देता हूँ इसके अंदर। अभी अराउंड जो 24 लाख हाउस होल्ड्स हैं ये इंस्टॉल कर चुके हैं टिल दिसंबर 2025, राइट। और मतलब अगर देखी जाए तो कितनी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इन हाउस होल्ड्स की, वो कितनी होगी आपकी 7 गीगावाट। और जो सब्सिडी रिलीज़ की गई है वो कितनी की गई है, 13,464.6 CR, राइट। तो इंडिया की जो अभी सोलर कैपेसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 129 गीगावाट इन 2025 लास्ट ईयर। जो 2014 में थी आपकी खाली सिर्फ कितनी, 3 गीगावाट, राइट। और जो इंडिया की जो 500 गीगावाट कैपेसिटी है, मतलब जनरेशन कैपेसिटी है, राइट ना, उसमें अभी जो 50% कैपेसिटी से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ 52 हो गई शायद, ओके, राइट ना। तो जो नॉन फॉसिल पावर है, मतलब नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, राइट ना, सोलर है, ठीक है, राइट, आपका हाइड्रो हो गया। तो इन्होंने कितना पार कर लिया इस चीज़ के अंदर, वो विंड होगी जैसे 50%, राइट। मतलब जितनी कैपेसिटी है उसका 50% हमारा पावर कहाँ से आ रही है, आपकी नॉन फॉसिल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इमरजेंसी हेल्पलाइंस इनटू विच सिंगल नेशनल इमरजेंसी नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने कई आपातकालीन हेल्पलाइन को किसी एक राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर में एकीकृत करने का निर्देश दिया। तो आपके ऑप्शन है 108 108, बी है आपका 100 100 नंबर, सी है आपका 112, ठीक है, 112, और डी है आपका 102 यानी 102। तो एक मतलब सिंगल नेशनल इमरजेंसी नंबर होगा, चाहे एम्बुलेंस के लिए या फायर ब्रिगेड के लिए या पुलिस के लिए है या हॉस्पिटल कोई भी होगा, तो आप एक नंबर पे कॉल कीजिए और आपको सही से वहाँ से सारी जो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो वो नंबर कौन सा है आपका, 112। ठीक है, राइट। ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा, 112। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जितने भी जो वेरियस इमरजेंसी नंबर है उनको एक सिंबल नंबर नंबर के अंदर आपका इंटीग्रेट कर दिया जाए। वो नंबर कौन सा है आपका, 112। तो ये क्या होगा आपका, इंडियाज़ यूनिफाइड इमरजेंसी रिस्पांस नंबर, ठीक है, 112। जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी आपके स्टेट रन इमरजेंसी होते नंबर्स होते हैं, या पुलिस का या एम्बुलेंस का, जैसे 100 नंबर हो गया, 101 102 108 1091, ठीक है, विमेन हेल्पलाइन हो गई। इनको इंटीग्रेट किया जाए किसके अंदर, एक यूनिवर्सल 112 इमरजेंसी नंबर सिस्टम के अंदर। मतलब हर एक सर्विस के लिए आपको मतलब डिफरेंट नंबर्स डायल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो एक यूनिवर्सल नंबर वहाँ पे दे दिया गया है। जैसे यूएस आप जाओगे तो 911 होता है, तो यहाँ पे 112 हो गया, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फुल इंटीग्रेशन हो, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो या ऑपरेशनल पार्ट हो, सभी एक नंबर के अंदर उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए 112 के अंदर। और उसके बाद फिर लोगों को जागरूक कराने कराने के लिए एक मास मीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाएँ। ओके, आप ये नंबर याद रखिएगा, 112। जैसे पहले क्या होता था, पुलिस के लिए 100, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो होती थी 108, वेमेन हेल्पलाइन 1091, हाईवा इमरजेंसी असिस्टेंस हो गया 1033। तो इन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा किसके अंदर, 112 नंबर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एक्सेस टू ट्रॉमा केयर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। ये भी मतलब लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रॉमा केयर तक पहुंच को किस मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग माना है। ठीक, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, बी है आपका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, सी है आपका आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और डी है आपका आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, राइट। आपका आर्टिकल 14 19 और 21 ये तो हो गए आपके गोल्डन ट्रायड्स, ठीक है, राइट ना, गोल्डन ट्रायंगल आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे लॉ बिफोर इक्वालिटी है, इक्वालिटी हो गई, राइट, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है आपके पास, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और आपका आर्टिकल 32 क्या होता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट कर रहा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक,
तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो ट्रॉमा केयर तक पहुंचे वो किस मौलिक अधिकार का एक अभिन्न है, वो आपका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। तो जो कोर्ट ने भी रूल्ड आउट किया है कि जो ट्रॉमा केयर है इट्स अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर गिग वर्कर्स? गिग वर्कर कौन होते हैं? ये एक स्टैटिक पार्ट है करंट अफेयर का, राइट। तो ऑप्शन ए आपका परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्थायी सरकारी कर्मचारी। बी कहता है आपसे वर्कर्स इंगेज्ड इन टेम्परेरी टास्क बेस्ड और प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स, अस्थायी कार्य आधारित या प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों में लगे कर्मचारी। सी हो गया आपका ओनली फैक्ट्री वर्कर्स, केवल फैक्ट्री कर्मचारी। और डी हो गया आपका ओनली एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, केवल खेतीहार मजदूर। ओके, तो जिसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, अस्थायी कार्य आधारित या प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों में लगे कर्मचारी। वर्कर्स इंगेज्ड इन टेम्परेरी टास्क बेस्ड और प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स, इनको हम बोलते हैं आपके गिग वर्कर्स, ठीक है, राइट। गिग वर्कर्स में मतलब आपकी जो काम होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, राइट ना। जैसे मतलब टास्क बेस की आपको एक काम दिया गया और वो खत्म हो गया, उसके बाद यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और जो बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जनरली जो गिग वर्कर्स होते हैं अपनी कमाई कहाँ से करते हैं? शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स हो गए या फ्रीलांस वर्क हो गया, जैसे राइड शेयरिंग ऐप्स में आपने देखा होगा, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, या फूड डिलीवरी सर्विसेज के अंदर जो लोग होते हैं इनको भी आपका क्या माना जाता है? गिग वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इन इंडिया फर्स्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स? भारत में किस कानून ने सबसे पहले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दिया? वही जो मतलब राइड शेयरिंग ऐप्स हो गई या फूड डिलीवरी ऐप्स है, इनको क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म वर्कर्स, राइट। तो भारत ने किस कानून में सबसे पहले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी? आपके ऑप्शन है ए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948, बी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, सी है आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और डी है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो जो उसके अंदर सही ऑप्शन होगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, इट्स कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके तहत इंडिया फर्स्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, राइट। तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020, ये गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करता है, ओके, और एक एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, राइट। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? जनरली जब भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या आप गिग वर्कर हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी क्या है? एक तो आपकी इनकम इनसिक्योरिटी, ठीक है, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, और खासकर जो मतलब पेमेंट हो रही है कई बार वो अप टू द जॉब नहीं होती, राइट। लैक ऑफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उनको ऐसी बाकी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर। पेंशन बेनिफिट्स नहीं होते हैं इनको। तो सोशल सिक्योरिटी का जो मेजर्स है मतलब एम करती है कि उनको हेल्थ केयर मिले, इंश्योरेंस मिले, पेंशन मिले, वेलफेयर सपोर्ट मिले, राइट। ये आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कहता है। जनरली क्या हुआ है कि जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं कि फिनटेक हो गए, ठीक है, राइट ना, या फूड डिलीवरी ऐप्स हैं खासकर, या डिलीवरी जो जो बाकी डिलीवरी ऐप्स भी हैं, या जो राइडिंग ऐप्स हैं, मतलब वो ना वहाँ पे ऐसे लोगों की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब आप मतलब टाइम बेसिस पे एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर काम कर सकते हैं, जब आप चाहे लोग काम करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, राइट ना। तो मतलब वो एक पे रोल पे नहीं आ पाते कंपनी के अंदर। तो खासकर जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इकॉनमी है इसकी ग्रोथ हुई है, तो जो गिग वर्क है ये भी काफ़ी बढ़ गया है इंडिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first solar power projects operated by women self-help groups were launched in which state? भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजनाएं जिनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है किस राज्य में शुरू की गई? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना, और डी है राजस्थान। तो जो ये स्टार्ट किया गया है ये कहाँ का आ गया आपका? तेलंगाना के अंदर, ठीक है, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इट स्टार्टेड इन तेलंगाना। तो ये इंडिया का ऐसा पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो ऑपरेट किया जाएगा आपके विमेंस एस एच जीज जो होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है, राइट। प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड वीमेन लेड डेवलपमेंट, तो आपका जो ऑप्शन सी है तेलंगाना वो सही होगा। देखिए जब भी यहाँ पे इंडिया फर्स्ट होगा ना तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर दिमाग ध्यान में रखिए, ठीक है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एआई परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स इज, हाल की रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक एआई प्रदर्शन में भारत का स्थान है
तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए सेकंड, बी कहता है थर्ड तीसरा, सी कहता है फोर्थ चौथा, और डी कहता है फिफ्थ पांचवा। ठीक है राइट। तो अगर जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है राइट, मैं बता दूंगा कौन सी रिपोर्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का स्थान है ग्लोबल एआई परफॉर्मेंस है वो कौन से नंबर पे है आपका, फोर्थ नंबर पे। राइट, तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा आपका आंसर। तो इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एआई परफॉर्मेंस इज फोर्थ। ओके, चौथे नंबर पे हो। जनरली क्या है कि मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमारी एआई रिसर्च है मतलब ना, या स्टार्टअप्स हो गए, या आप बोल सकते हैं जो हमारी एक टेक्निकल जो वर्क फोर्स है काफ़ी ज़्यादा है, डिजिटल इनोवेशंस हो रहे हैं। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खासकर हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस एआई इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग्स इज, वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत का स्थान है तीसरा, थर्ड, बी कहता है फोर्थ चौथा, सी कहता है फिफ्थ पांचवा, और डी कहता है सिक्स छठा। ठीक है, तो इसमें जो रैंक है वो इंडिया की फिफ्थ है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग्स इज फिफ्थ। ठीक है, पाँचवें नंबर पे है इंडिया। राइट, और डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम बात की जाए तो जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन हो गया आपका, राइट, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, फिनटेक है, डिजिटल गवर्नेंस है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारे डिजिटल इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई है। राइट, अगर ग्लोबली इसको पुट अप किया जाए तो इंडिया कौन सी रैंक होल्ड करेगा, आपका फिफ्थ रैंक। राइट, अभी एक रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, जिसको साइट 2026 रिपोर्ट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पोजीशन है, ठीक है राइट ना, चाहे वो एआई परफॉर्मेंस में है या फिर डिजिटल इकोनॉमी में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया की जो रैंक है वो एआई परफॉर्मेंस में फोर्थ है। ठीक है राइट ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस, और डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाए तो वहाँ पे हम पाँचवें नंबर पे हैं। राइट, और मतलब देखा जाए तो हम जनरली सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और सिंगापुर से ही पीछे हैं मतलब। ठीक है राइट ना, मतलब हम इनको अभी कैच कर रहे हैं। राइट, तो चाहे वो एआई कैपेबिलिटी की बात हो या काफ़ी चीज़ें हो, हमने जो बाकी एडवांस नेशन है उनको भी हमने आउट परफॉर्म कर दिया है। मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है उनसे भी आगे है, तो दैट्स मतलब ठीक है, वी शुड अप्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज राइज इन एआई परफॉर्मेंस। ओके, ये आपसे रीजन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत की एआई प्रदर्शन में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपका ऑप्शन है ए, लार्ज पूल ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स। देखिए, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है राइट ना, मैथमेटिक्स। तो इनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आपके स्टेम ग्रेजुएट्स। राइट, स्टेम स्नातकों का विशाल समूह। सेकंड है आपका एक्सपेंडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम। और थर्ड है आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रौद्योगिकी में सरकारी पहल। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये खाली पहला सही है, बी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सी कहता है सेकंड एंड थर्ड सही है, डी कहता है कि तीनों ही सही है। तो ये सही है, लार्ज पूल ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स। ठीक है, आपकी रिसर्च और एनालिटिकल जो स्किल्स हैं बढ़ जाती हैं काफ़ी। एक्सपेंडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये भी सही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाँ जैसे डिजिटल मिशन है इंडिया का, ठीक है ना, एआई मिशन आपने देखा है अभी। तो ये तीनों ही इसके अंदर सही होंगे, जो ऑप्शन डी है हमारा सही होगा इसके अंदर। राइट, जो ऑप्शन डी है हमारा इसके अंदर सही आंसर होगा। तो जो इंडिया की आई ग्रोथ है, इट इज़ सपोर्टेड बाय कौन कौन से जो कारक हैं या किन चीज़ों से उसको समर्थन मिलता है। जैसे टेक्निकल वर्कफोर्स हमारी काफ़ी स्ट्रांग है, आपने देखा होगा, स्टेम ग्रेजुएट्स हो गए। एक थ्राइविंग स्टार्ट इकोसिस्टम से आजकल मतलब स्टार्टअप्स को काफ़ी, इस डोमेन को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। ठीक है राइट ना, काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। फिर आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए प्रमोटिंग एआई इन डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हो गया, या आपका एआई मिशन है इंडिया का। ठीक है राइट ना, या एक और है आपका, आई एम नॉट गेटिंग दैट, युवा युवा एआई फॉर ऑल करके समथिंग, एक एक इनिशिएटिव ऐसा भी है। राइट, तो इसमें हमारे तीनों ऑप्शन ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आप ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 5 जून 5 जून को, बी है 21 जून 21 जून को, सी है आपका 11 जुलाई, और डी है आपका 2 अक्टूबर। फिर ये नेक्स्ट मंथ का क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया, नो प्रॉब्लम। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपका 21 जून के अंदर, इस मंथ के अंदर 21 जून के अंदर हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है राइट।
तो कब आपको ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? इट इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन 21st ऑफ जून। द समर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, राइट। तो इस दिन जो हमारा डे लेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता है ऐसा है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है। ठीक है, राइट ना, 23.5 डिग्री पर। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल योगा डे इवेंट कहाँ होगा? कोलकाता के अंदर। ठीक है, राइट। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई है। बीजेपी हैज़ वॉन द इलेक्शन देयर, राइट। तो कोर थीम रहेगी, हमें इस चीज़ से मतलब है, कोर थीम पूछी जाती है जनरल एग्जाम्स के अंदर। वो क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। ठीक है, खैर सभी के लिए है, वो सबको करना चाहिए। स्पेशल गेस्ट की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशल गेस्ट रहेंगे। एंड मतलब he is expected to visit कोलकाता एंड पार्टिसिपेट इन द मेन इवेंट। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, राइट। तो इसकी थीम में आप याद रखिएगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी से रिलेटेड है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 21st जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? तो मतलब ये अभी लास्ट मंथ में ऐसा बोला गया था कि वहाँ पे जाएंगे, तो इसलिए वो करंट अफेयर्स के अंदर था, राइट। तो वैसे जो अगर स्टैटिक पार्ट को देखें तो हम इसका इस मंथ का होगा, बट ये लास्ट मंथ डिस्कस किया गया था कि मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट करेंगे, तो करंट अफेयर्स में आ गया था। ओके, तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 21st जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने वाला प्रस्ताव पारित किया? तो वो कौन थे? आपका ऑप्शन है यूनेस्को, बी है आपका WHO, सी है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा, या डी है आपका यूनिसेफ। तो जो इसका सही आंसर होगा आप जानते होंगे, इसको किसने डिक्लेयर किया था? आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही आंसर होगा। जो UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने जो इस डे को ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2014। ठीक है, कि 21 जून को फिर इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। तो इसका आंसर भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रस्टी स्पॉटेड कैट इज नोन एज? रस्टी स्पॉटेड कैट को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन दे रहे हैं कि ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड कैट, दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली, बी है आपका वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, सी है आपका इंडियाज ओनली डेजर्ट कैट, भारत की एकमात्र रेगिस्तानी बिल्ली, और डी है आपका लार्जेस्ट कैट फाउंड इन एशिया, एशिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बिल्ली। तो देखिए, जो रस्टी स्पॉटेड कैट है इसको कैसे जाना जाता है? इट इज़ नोन एज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट। ठीक है, राइट, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही रहेगा, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली। ठीक है, राइट। जो रस्टी कैट है, इट इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। वैसे अभी तो सबसे छोटी है। ओके, राइट ना। इसका जो वेट होता है अराउंड मतलब 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। तो आप सोच लीजिएगा मतलब उसका साइज कितना होगा। रिसेंटली द रस्टी स्पॉटेड कैट वाज रिकॉर्डेड इन विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में रस्टी स्पॉटेड कैट को देखा गया? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, सी आपका नेशनल चंबल सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, डी है आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, राइट। तो अब इसको कहाँ पे स्पॉटेड किया गया था? इट वाज स्पॉटेड इन नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, राइट ना। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंदर जो रस्टी स्पॉटेड कैट है उसको वहाँ पे अभी स्पॉट किया गया है। ओके, तो ये आपकी कहाँ पे स्पॉट की गई है? आपकी नेशनल चंबल सेंचुरी के अंदर। ठीक है, राइट ना। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि जो स्पीसीज होती है मतलब बहुत कम देखा जाता है इसको, अगर होगी भी तो एलिजिव इन नेचर होती है, मतलब मायावी जिसे आप कहते हैं ना, कि ईजिली दिखाई नहीं देती। जनरली नॉक्टर्नल होती है, मतलब रात में विचरण करने वाली प्रजाति है ऐसे करके वो ना, तो जनरली वो साइट सीइंग नहीं होती मतलब उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चंबल सेंचुरी इज स्प्रेड अक्रॉस विच 3 स्टेट्स? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, बी है आपका राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, सी है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और डी है आपका हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब। कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स के वो स्टैटिक पार्ट्स को भी वो क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं। हम जनरली डायनामिक नॉलेज पे ही फोकस करते हैं, बट आप जैसे आपने देखा होगा अभी UPSC का भी एग्जाम था, वो हैवी मतलब काफ़ी हैवी करंट अफेयर्स से रिलेटेड था वो, राइट। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन राज्यों में फैला हुआ है? वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, राइट। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर।
जनरली जो आपकी चंबल रिवर है ये कहाँ से बहती है, आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो उसी के अलॉन्ग ये एक्सटेंड हो रखी जो सेंचुरी है आपकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी से रिलेटेड है। नेशनल चंबल सेंचुरी इज प्राइमरली नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ए आपका एशियाटिक लॉइंस, एशियाई शेर, बी आपका वन ऑन राइनोसरस, एक सींग वाला गैंडा, सी आपका घड़ियाल, और डी आपका स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। खैर हिम तेंदुआ तो होगा नहीं, ठीक है। स्नो लेपर्ड काफ़ी हाइट पे पाए जाते हैं, लद्दाख वगैरह तो यहाँ नीचे नहीं आ सकते वो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। वन ऑन राइनोसरस भी, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही है आपका, सी घड़ियाल, ठीक है, राइट ना। जनरली किसके कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है आपके नेशनल चंबल सेंचुरी, सी घड़ियाल, ठीक है, राइट ना। एक फिश ईटिंग घड़ियाल होता है आपका ही। तो घड़ियाल इज़ द फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ द नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। मेनली इसी कंजर्वेशन को इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपकी रस्टी स्पॉटेड कैट, और जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है प्राइनेलेरस रॉबीजिनोसिस, ठीक है, राइट। ये इसका साइंटिफिक नेम है। आई एम होपिंग कि मैं इसको राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। फैमिली है इसकी फैलिडे, या स्टेटस है इसका स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट होती है, मतलब बहुत छोटी होती है, ठीक है, राइट ना। मोस्टली नॉक्टर्नल होती है, इसलिए एल्यूजिव इन नेचर होती है, दिखाई नहीं देती। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। मेजर थ्रेट है आपका वही, मतलब हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। मोस्टली आप बोल सकते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ हैं, राइट ना, उनकी वजह से समटाइम्स मतलब काफ़ी बुरा लगता है कि हम इंसानों की वजह से ये लोग अपना घर खोते जा रहे हैं, ठीक है, राइट ना। हमें मतलब एवरीडे हमें, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब हमें हर डे उसी चीज़ के रिगार्डिंग होना चाहिए। आज के टाइम की जो नीड ऑफ द आवर है वो यही है, ठीक है, राइट। ओके, तो आपकी रस्टी स्पॉटेड कैट है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक स्टडीज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली, जनसांख्यिकीय अध्ययनों के अनुसार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर लगभग है, ठीक है, राइट ने। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मतलब कि एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। हम दो हमारे दो जैसे चलता था ना पहले। ओके, तो अभी क्या है आपकी, तो ऑप्शन ए है आपका 1.5, 1.5, बी है 1.8, 1.8, सी आपका 2.1, 2.1, और डी आपका 3.2, ठीक है, 3.0, ठीक है, राइट। तो अभी जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो क्या है हमारी, जो मानी जाती है वो कितनी है हमारी, 2.1 है। मतलब ऐसा माना गया है कि जो होनी चाहिए वो क्या है आपकी 2.1, बट इससे नीचे है अभी, ठीक है, राइट ना। तो अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक स्टडीज जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए आपकी, 2.1। ओके, ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा। तो ये माना जाता है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खुद को बदलने के लिए, तो वो कितनी होनी चाहिए आपकी 2.1, ठीक है, राइट। तो प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट प्रजनन की आवश्यकता होती है विदाउट माइग्रेशन, ठीक है। विदाउट माइग्रेशन मतलब जैसे ये है, तो अब जैसे फर्टिलिटी लेवल यहाँ पे 2.1 है, ठीक है, राइट ना। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, राइट ना। हम दो हमारे दो वाला हिसाब चलता रहेगा, तो ये लेवल सही रहेगा। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है, राइट, 1.5 है जैसे, बट यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कि मतलब बाहर से लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आते हैं। आपने इमिग्रेशन और एमिग्रेशन सुना होगा, ठीक है, राइट ना। तो फिर माइग्रेशन से क्या होगा, फर्टिलिटी रेट तो कम है, बट यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, राइट ना। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हो क्या माना गया, 2.1, बट विदाउट माइग्रेशन, ठीक है। प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, विदाउट माइग्रेशन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल में लीड टू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की प्रजनन दर के कारण हो सकते हैं। तो क्या होगा अगर फर्टिलिटी जो रेट है हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ जाएगा, ठीक है, जैसे 2.1 है तो उससे नीचे आ गया, तो क्या इसके फिर कॉन्सिक्वेंसीज होंगे। ऑप्शन ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तब हो सकता है कि जब माइग्रेशन हो, बट माइग्रेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, राइट ना। हाँ, बट जैसे माइग्रेशन होगा तो हो सकता है वो एरिया। सी है पॉपुलेशन एजिंग, और डी है आपका इंक्रीज इन बर्थ रेट, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन है आपके, जनसंख्या विस्फोट, बी है आपका तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सी है आपका जनसंख्या का वृद्ध होना, और डी आपका जन्म दर में वृद्धि, ठीक है, राइट। तो जिसका
अगर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पॉपुलेशन एजिंग, ठीक है राइट ना, जनसंख्या का वृद्ध होना। अब जैसे समझिए, ओके, प्लस माइनस, ठीक है, फादर मदर है, ठीक है राइट ना। ओके, अब फर्टिलिटी लेवल कितना होना चाहिए, 2.1, ठीक है, मतलब 2 बच्चे। तो ये आपका क्या रहेगा, जो पॉपुलेशन लेवल है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन इससे नीचे जा रहा तो फिर जनरली क्या होगा कि सपोज कीजिए कि एक बच्चा हुआ या फिर एक भी नहीं हुआ, तो ये जो मदर और फादर हैं, ठीक है राइट ना, ये क्या होंगे, फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ज़्यादातर क्या होंगे, हमारे सीनियर सिटीजन हमें मिलेंगे, ठीक है राइट ना, मतलब ऐसे पर्सन होंगे कि जिनकी एज क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी, तो एक एजिंग पॉपुलेशन आ जाएगी, राइट। तो जब भी जो फर्टिलिटी होगी वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे होगी तो क्या होगी कि जो शेयर ऑफ एल्डरली पीपल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन पॉपुलेशन एजिंग, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का बुढ़ापा होता है, मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोगों का अनुपात बढ़ जाता है इसके अंदर, राइट। खैर हम सब ने एक दिन बूढ़ा होना है, तो हम अजर नहीं है, ना ही हम अमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, तो आपने बताना है। ऑप्शन ए आपसे कहता है एवरी इंडियन स्टेट हैज़ अ TFR अबाउट 2.1, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 से ऊपर है, ठीक है राइट ना, 2.1। तो ए कहता है भारत के हर राज्य का TFR 2.1 से ज़्यादा है। बी कहता है इंडियाज TFR इज अबव रिप्लेसमेंट लेवल, भारत का TFR रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। सी कहता है सेवरल इंडियन स्टेट्स हैव ऑलरेडी रीच्ड बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, भारत के कई राज्य पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से कम फर्टिलिटी दर पर पहुंच चुके हैं। और डी कहता है आपसे फर्टिलिटी रेट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में फर्टिलिटी दरें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो एवरी इंडियन स्टेट एज अ TFR अबाउट 2.1, तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवरी यहाँ पे बोला गया है, कुछ स्टेट्स का हो सकता है कि किसी का 2.3 2.9 हो, बट एवरी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके राइट ना, हमारा भी जो रेट है वो कम है। इंडियंस TFR इज अबाउट रिप्लेसमेंट लेवल, तो ये भी गलत है, हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल है मतलब उससे नीचे है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ना। सेवरल इंडियन स्टेट्स, ये सही होगा इसके अंदर, जो ऑप्शन सी है ये सही है इसके अंदर, ठीक है राइट। भारत के कई राज्य पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से कम फर्टिलिटी दर पर पहुंच चुके हैं, तो जो ऑप्शन सी है वो सही होगा इसके अंदर, ठीक है राइट ना, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। हम स्टेट्स की बात करें, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये मतलब काफ़ी टाइम से क्या है कि जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो नीचे है, ठीक है राइट ना, 2.1 नहीं है, मतलब 1.3 1.5 1.7 ऐसे होगा, ओके। व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, क्वेश्चन 25 आपसे पूछता है, कुल प्रजनन दर क्या है, ठीक है राइट ना। अभी जो बात कर रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की, ये क्या है, देखिए जब भी करंट अफेयर्स होता है तो ऐसे ही होता है, वो डायनेमिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है राइट ना। तो आप एक हमेशा एक चेन रिएक्शन बना के रखिएगा कि मतलब ऐसा क्यों है, जो भी उसके अंदर आपको वर्ड ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड है, तो उसको सर्च मार लीजिए, ठीक है राइट ना। तो एक चेन रिएक्शन बन जाती है वहाँ पे, आपको मतलब काफ़ी और चीज़ें उससे एक सिंपल सेंटेंस से मिल सकती हैं। व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या हो सकता है वो, ए कहता है आपसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन अ कंट्री पर ईयर, किसी देश में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। बी एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, बच्चों की वह औसत संख्या जिनकी किसी महिला से उसके प्रजनन काल के दौरान होने की उम्मीद की जाती है। सी है आपका नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। और डी आपका नंबर ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्रजनन आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या। जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो होता है आपका बच्चों की वह औसत संख्या जिनकी किसी महिला से उसके प्रजनन काल के दौरान उम्मीद की जाती है। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है राइट। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, इसको बोला जाता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हम देख सकते हैं जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारा कितना ड्रॉप हो चुका है 1.9 तक, और जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है वो कितना 2.1, तो मतलब ये इससे नीचे है, ठीक है राइट, ये इससे नीचे जा चुका है, तो 1.9 है, जबकि क्या होना चाहिए आपका 2.1 होना चाहिए। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे हाल काफ़ी ख़राब है, जैसे हम जिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना 1.5 है, ओके, मतलब जो एवरेज है उससे भी नीचे है। बट जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी फिर भी काफ़ी सही है, 2.1 है, मतलब जो रिप्लेसमेंट लेवल के साथ मैच कर जाता है, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक है। तो जैसे आपका फर्टिलिटी रेट कम होता जाएगा, ठीक है राइट ना, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी एजिंग पॉपुलेशन है वो फिर बढ़ती जाएगी, ओके।
हाँ, बट फर्टिलिटी रेट कम होने से क्या होता है कि जो एक एक्सट्रीम पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो कम हो जाएगी आपकी, ये बात तो सही है, बट क्या होगी जो एजिंग पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तो चेंज होगा आपका ना। जो यंग पॉपुलेशन है एक टाइम बाद जाके वो ओल्ड भी होगी, जैसे आप जापान के अंदर देख सकते हैं, जो एक टाइम काफ़ी यंग था, अब क्या आएगी उनको क्या दिक्कत हो रही है कि जो उनकी वो जो मेजर पॉपुलेशन है वो क्या है, वो एक एजिंग है, ठीक है राइट ना, मतलब बूढ़े हो चुके हैं वो। ओके, ये चीज़ है। तो लोएस्ट फर्टिलिटी की बात की जाए तो दिल्ली हो गया, तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है। हाईएस्ट फर्टिलिटी में भी बिहार नंबर 1 पे ही है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मेघालय भी है इसके अंदर, ठीक है राइट ना, उसका भी 2.7 शायद समथिंग कुछ है। ओके, तो जब भी फर्टिलिटी रेट आपका नीचे जाएगा तो इससे क्या होगा, आपके जो नए न्यू न्यू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे। देखिए आप क्या होगा कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, आपकी जो वर्क फोर्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके अंदर अब क्या होगा, जब वर्क फोर्स है आपकी वो कम हो जाएगी, ठीक है राइट ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके एजिड हो चुके हैं। और फिर जब आपके पास एक एजिंग पॉपुलेशन है तो फिर आपको क्या दिक्कत होगी, एक तो उनके हेल्थ केयर की, ठीक है, सबसे पहली बात, फिर उनके पेंशन्स की, मतलब एक सोशल सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए उनके पास ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम रिसेंटली बिकेम इंडियाज डैश फुली लिटरेट स्टेट। सिक्किम हाल में ही भारत का डैश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं थर्ड, तीसरा, बी कहता है फोर्थ, चौथा, सी कहता है फिफ्थ, पांचवा, और डी कहता है सिक्स, छठा, ठीक है राइट। आपने बताना कौन सा स्टेट बना है। तो सिक्किम रिसेंटली बिकेम इंडियाज फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है राइट ना, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पांचवा। सिक्किम हाल में ही भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, ठीक है राइट। तो क्या ऑप्शन है इसके अंदर, सी सही होगा। और ये जो लिटरेसी बेंचमार्क इसने अचीव किया है वो किसके अंदर किया है, अंडर द उल्लास प्रोग्राम, ठीक है राइट ना। कौन से प्रोग्राम के अंडर, उल्लास प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द मिनिमम लिटरेसी रेट जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए आमतौर पर न्यूनतम साक्षरता दर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपने बताना ये ऑप्शन है कम से कम 90%, 90%, बी कहता है आपका 95%, 95%, सी कहता है 98%, 98%, और डी कहता है आपका 100%, 100%। खैर ये तो नहीं है, बट जो एक मिनिमम लिटरेसी रेट जो मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि टू डिक्लेयर अ स्टेट फुली लिटरेट, वो क्या आपका 95%, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा, 95%। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्राइटेरिया है कि अगर लिटरेसी रेट आपका 95% या ऊपर से है, ठीक है राइट ना, तो स्टेट कैन बी डिक्लेयर्ड और यूनियन टेरिटरी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फुली लिटरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम प्लेड अ मेजर रोल इन हेल्पिंग सिक्किम अचीव फुल लिटरेसी। सिक्किम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद करने में किस कार्यक्रम ने अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका ए समग्र शिक्षा, ठीक है, बी आपका पीएम श्री, सी आपका उल्लास, और डी आपका मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील योजना। तो हमने ये देख लिया है किस जो प्रोग्राम था उसने सबसे ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले किया, वो है आपका उल्लास, ठीक है राइट ना। ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा, उल्लास। जो इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो जो उल्लास है ये हमारे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका एक पार्ट है, ठीक है राइट ना। ये फोकस किस पे करता है, आपका एडल्ट एजुकेशन और फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर सिटीजन्स एजड 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है राइट। यही योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और मूलभूत साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करती है। तो जो सिक्किम है, इट हैज़ बिकम इंडियाज फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है राइट। और किस प्रोग्राम के तहत, उल्लास के तहत, ठीक है राइट। अभी यहाँ पे कितनी है, 99.82% है, ठीक है राइट ना, जो वहाँ पे लिटरेसी रेट दिखाया गया है। तो इसमें जनरली किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, आपके डिजिटल एंड फाइनेंशियल लाइफ स्किल्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर एडल्ट 15+, ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है राइट ना। ओके, फंक्शनल लिटरेसी हो गई। तो जनरली जो 5 स्टेट्स हैं, मतलब टोटल कौन कौन से हो गए अगर देखा जाए तो वो है आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है राइट। अब आप यू वुड वंडर कि यहाँ पे केरला का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि जो केरला का लिटरेसी रेट है वो भी 96.2% है, ठीक है राइट ना, मतलब 96 से ऊपर है उसका लिटरेसी रेट। तो केरला मस्ट बी देयर, बट वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, मतलब अकॉर्डिंग जो नए ये जो पैरामीटर्स हैं, मतलब राइट ना, ये जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, इसलिए केरला इज एब्सेंट, केरला इस लिस्ट के अंदर नहीं है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द उल्लास प्रोग्राम? उल्लास कार्यक्रम को कौन सा मंत्रालय लागू करता है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और डी कहता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, राइट ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इस जो प्रोग्राम था अल्लाह ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, और खासकर जो उसका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, राइट, उसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे कहता है गायनेकैंथा खासिया का, ठीक है, राइट ना, ये एक स्पीसीज का नेम दे रखा हो, मतलब नॉमनक्लेचर किया होगा उन्होंने, तो इसका है गायनेकैंथा खासिया का, रिसेंटली डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, राइट ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ डिस्कवर्ड हुआ आपका, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, गायनेकैंथा खासिया का जिसे हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में फिर से खोजा गया है, जीवों के किस समूह से संबंधित है? ठीक है, तो आपने बताना है ए, बटरफ्लाई तितली, बी है आपका ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, सी है आपका बीटल जो भृंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, राइट ना, या डी है आपका स्पाइडर मकड़ी। तो ये जो स्पीसीज है, ठीक है, राइट ना, जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे गायनेकैंथा खासिया का, आइडिया कहाँ पे क्या है आपका, ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, राइट ना, ड्रैगन फ्लाई आपने बचपन में देखा होगा, हम उनकी पूंछ पे से धागा बांध देते थे। ठीक है, राइट ना, जी हाँ, वो ड्रैगन फ्लाई वही होते हैं। ठीक है, तो जो गायनेकैंथा खासिया का है, ठीक है, राइट ना, कौन से ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है आपके, ड्रैगन फ्लाई को। ये आप देख सकते हैं, इसकी फोटो है, राइट। तो जो गायनेकैंथा खासिया का एक स्पीसीज है ड्रैगन फ्लाई की, और कौन से फैमिली को बिलोंग करती है आपकी, एशनीडे को। ठीक है, राइट। यार इतना डीप नहीं पूछेंगे आपसे वो, अगर आप नीट वगैरह ना दे रहे हो तो, मतलब हाँ। तो गायनेकैंथा खासिया का डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, राइट। और ये हिस्टोरिकल क्यों है, मतलब जैसे स्पीसीज के तो काफ़ी डिस्कवर किए जाते हैं, जनरली कहता है कि मतलब इसको जब एक्सपीडिशन होता है, वो एक्सपीडिशन, तो तब मतलब इसको लास्ट कंफर्मेशन जो इसकी देखा गया था कब वो था, वो 1914 में। ठीक है, मतलब 1914 के अंदर। और अभी इसकी जो साइटिंग हुई है अभी मतलब कंफर्म की गई, ठीक है, राइट ना, मतलब मोर देन ए सेंचुरी, मतलब 1914 और अभी 2000 आपका 26 चल रहा है, ठीक है, राइट ना, तो 100 साल ये हो गए 2024 तक, और 102 साल, मतलब 102 साल बाद मतलब इसको माना गया है, देखा गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो इसलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, राइट ना, इट्स अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन इंडिया। ठीक है, इसलिए न्यूज़ के अंदर काफ़ी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकैंथा खासियाका वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम विच रीजन? ठीक है, तो जो गायनेकैंथा खासियाका है का मूल रूप से किस क्षेत्र से वर्णन किया गया था? ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन ए आपका वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, बी है आपका खासी हिल्स, खासी पहाड़ियाँ, सी आपका नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ, और डी आपका सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, राइट। देखिए, जो गायनेकैंथा खासिया का है, ये जनरली क्या है, जो खासी हिल्स थे ये खासी और खासिया का, ठीक है, राइट ना, ये नेम वहीं से लिया गया है। ओके, तो ये कौन से जो ओरिजिनल जो रीजन था, आप इसको डिस्क्राइब किया गया था, वो आपके खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, राइट ना, ऑप्शन बी खासी हिल्स। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। द स्पीसीज नेम खासियाका इज डिराइव्ड फ्रॉम द खासी हिल्स ऑफ मेघालय वेयर इट वाज ओरिजिनली रिकॉर्डेड। ठीक है, राइट ना, जो मेघालय की खासी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, राइट ना, वहाँ से इसका नाम लिया गया था, जहाँ पे इसे मूल रूप से दर्ज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्टडी पार्ट हो गया। द स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज इज नोन एज, ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज के अध्ययन को कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका एंटोमोलॉजी, बी आपका ओडेनेटोलॉजी, सी आपका ऑर्निथोलॉजी, और डी आपका हर्बिटोलॉजी। ठीक है, राइट। आपने बताना है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, तो जो इसके अंदर सही होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, राइट, जो ऑर्डेनेटोलॉजी है, राइट, इसको क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमशेल फ्लाइज। ठीक है, राइट, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका इंसेक्ट से होता है, स्टडी ऑफ फुल इंसेक्ट्स। ठीक है, राइट। ऑर्निथोलॉजी बर्ड से हो गया आपका, और ये हार्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स और एम्फीबियन से होता है शायद। ओके, ये चीज़, हाँ, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी या स्टडी ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है, राइट। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एंटोमोलॉजी किससे आपका, स्टडी ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। ये मेढक महाराज यहाँ का बैठ गए। ओके, ठीक है, एआई ने थोड़ा सा गड़बड़ करती है एआई। ओके, तो इसको कैंसिल आउट आप कर दीजिएगा, वी आर सॉरी फॉर दैट। एंड हर्पिटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ओके, ये चीज़ हर्पिटोलॉजी है वो आपका स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ओके, ठीक है, डाल पे बैठा हो तो ठीक है, बट उसको पूंछ भी लगा दी यहाँ पे आई नहीं तो
सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ऑर्डिनेटा ऑर्डर्स में आते हैं ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमशल फ्लाइज, राइट। तो ऑर्डिनेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमशल फ्लाइज, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइज आर कॉमनली कंसिडर्ड इंडिकेटर्स ऑफ, ड्रैगन फ्लाई को आमतौर पर किसका संकेतक माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपके ए सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता, बी फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग, सी हेल्दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, स्वस्थ मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र, और डी आपका मरीन बायोडाइवर्सिटी, समुद्री जैव विविधता। तो जनरली किसके इंडिकेटर्स माने जाते हैं? आपकी हेल्दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के। जब डेंटल ये जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, मतलब इनकी उम्र शायद 7-8 महीने से लेकर 6-7 साल तक होती है, मतलब वो ना, तो ज़्यादातर जो समय है पानी के अंदर ही रहते हैं, मतलब लास्ट के शायद 8-10 महीने 1 साल ये बाहर रहते होंगे जनरली, मतलब मोस्टली पानी के अंदर ही होते हैं, ठीक है, राइट ना, ठीक, मतलब उसके आसपास ही होते हैं वो, राइट। तो ये किसके इंडिकेटर से? आपके हेल्दी फ्रेश वाटर इको सिस्टम्स के, ओके। तो उनको माना जाता है कि ड्रैगन फ्लाइज आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड आर वाइडली यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हेल्थ, राइट। परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती हैं और मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के जैव सूचक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। हम ये चीज़ देख लेते हैं, वाई आर ड्रैगन फ्लाइज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस की, मतलब इनको इतना क्यों माना जाता है। देखिए, सबसे जो नेचुरल मॉस्किटो कंट्रोल है, मतलब ड्रैगन फ्लाइज ये खा जाते हैं मच्छरों को, ठीक है, राइट ना, मतलब एक नेचुरल मॉस्किटो कंट्रोल है। और सबसे अच्छी बात है कि जिनका कैप्चर रेट होता है, मतलब ये अपने शिकार को पकड़ने में काफ़ी हाई होता है, मतलब मेरे ख्याल से 95% शायद, हाँ 95% होता है, मतलब छूटते नहीं है, राइट। तो काफ़ी मच्छर खा जाते हैं ऐसे करके, और जितने भी इंसेक्ट बोर्न इलनेस होती है, क्योंकि इंसेक्ट्स को खा जाएंगे तो जो उनसे रिलेटेड डिजीज़ होंगी वो भी नहीं होती, वो कम हो जाती है, ठीक है, ओके। और जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं जिनके लिए मतलब आपको केमिकल्स वगैरह की यूज़ पड़ती है, तो उनको खा जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है। नेचुरल मॉस्किटो कंट्रोल आप कह सकते हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन, जितने भी इंसेक्ट बॉर्न जो होती हैं बीमारी उनको कम करते हैं क्योंकि उनको खा जाते हैं। एंड बायो इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, की जहाँ पे भी मीठा पानी होगा, मतलब जो जहाँ पे ये लोग हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये मीठा पानी है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश फार्म टू होम मॉडल। आंध्र प्रदेश की फार्म टू होम मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। इसका उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। सेकंड स्टेटमेंट आपसे कहती है इट एम्स टू रिड्यूस द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। इसका लक्ष्य बिचौलियों की भूमिका को कम करना है। और थर्ड है आपका इट कैन हेल्प इम्प्रूव फार्मर्स इनकम। ये किसानों की आय को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, ठीक है, राइट। आपने बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से या कौन से कथन सही है या हैं, राइट। तो ऑप्शन ए कहता है कि खाली पहला और दूसरा कथन सही है, बी कहता है सेकंड एंड थर्ड, सी कहता है कि पहला और तीसरा सही है, और डी कहता है कि तीनों ही कथन सही है। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश का फार्म टू होम मॉडल है, ठीक है, राइट ना, अभी न्यूज़ में था ये। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, कि मतलब एक डायरेक्ट लिंक होगा आपका फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। इससे क्या होगा, जो बिचौलिए हैं उनका रोल कम हो जाएगा, ठीक है, राइट ना। इससे आपकी जो फार्मर्स इनकम है वो इंक्रूव होगी। तो ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, राइट। ऑल स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फार्म टू होम इनिशिएटिव। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली रैंक डैश इन डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। भारत हाल में ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर क्षमता के मामले में इस स्थान पर रहा, ठीक है, राइट ना, अपने स्थान बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी कहता है आपका सेकंड, सी कहता है थर्ड, और डी कहता है आपका फोर्थ, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन से स्थान पर आता है? एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पे तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पे फिर चाइना होगा, चाइना बादशाह वहाँ पे होंगे। जो ऑप्शन बी है इसके अंदर वो सही होगा, सेकंड, यानी दूसरे स्थान पे रहा। मतलब बहुत अच्छी बात है, इंडिया रिसेंटली रैंक सेकंड इन डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एपैक रीजन, ठीक है, राइट, जिसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। तो ये माना गया है कि इंडिया इज एमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन द एपैक रीजन, राइट। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह वही आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा स्टोरेज डिमांड है। इसकी वजह से क्या है कि जो डेटा सेंटर का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, राइट ना। और उसमें इंडिया कौन से नंबर पे? आपका सेकंड नंबर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेटा सेंटर्स। ठीक है राइट, आपने जब से एआई का सुना होगा तो आपने सुना होगा कि डेटा सेंटर्स का न्यूज़ आती रहती है, मतलब वो ना, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एआई को ऑपरेट करने के लिए आपका डेटा सेंटर्स ही होते हैं। काफ़ी आपने देखा होगा, हज़ारों लाखों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो ना। तो ये भी एक इशू चल रहा है इसके अंदर। कोई कह रहा है कि जो एआई का बबल है वो बस्ट हो चुका है अब, राइट। तो लेट्स सी, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेटा सेंटर्स के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो पहला है आपका, दे स्टोर एंड प्रोसेस डिजिटल इन्फॉर्मेशन, वे डिजिटल जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। बात सही है, डेटा सेंटर का काम यही होता है। सेकंड, दे आर असेंशियल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, वे क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के लिए ज़रूरी है। ये भी सही है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि आपको किसी फिजिकल सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे जाके वो सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मुझे फिजिकल सेटअप नहीं चाहिए, मुझे कोई राउटर चाहिए, कोई डेटा सेंटर या कोई भी चीज़ ऐसे करके वो ना, ठीक है, तो मैं जाके इंटरनेट पे उसकी सर्विस ले लूँगा। ठीक है, मुझे वो फिजिकल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो। थर्ड, दे रिक्वायर रॉबस्ट पावर एंड कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात भी सही है कि उन्हें मजबूत पावर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, काफ़ी आपको लाखों लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर तीनों ही कथन सही होंगे। ठीक है राइट ना, हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको ऑप्शन डी सही होगा इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही कथन सही हैं इसके अंदर, राइट। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न डेटा सेंटर। ठीक है राइट ना, तीनों ही कथन आधुनिक डेटा केंद्रों के कार्य और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सही वर्णन करते हैं, राइट। तो इंडियाज राइजिंग डेटा सेंटर कैपेसिटी इन एपेक, तो इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी आपकी, सेकंड है। फर्स्ट पे चाइना है आपके। और जब मेजर डेटा सेंटर हब्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, मुंबई हो गया, हैदराबाद है, चेन्नई एंड बेंगलुरु। ठीक है राइट। तो की ड्राइवर्स हैं, मतलब जो इस डोमेन को आगे ले जा रहे हो, जो इस चीज़ को आगे खींच रहे हैं। ठीक है राइट ना, की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं हमारे, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एआई है, डिजिटल इंडिया हो गया। ठीक है राइट ना, डेटा लोकलाइजेशन हो गया। पहले तो क्या होता था, सर्वर्स आपके दूसरे कंट्रीज़ में होते थे, अब जनरली सर्वर्स अपनी कंट्रीज़ में ही होते हैं। इंटरनेट ग्रोथ हो गई, तो ये की ड्राइवर्स है, राइट, जिससे आपका जो ये चीज़ है, ठीक है राइट ना, ये काफ़ी बढ़ती जा रही है इसकी डिमांड। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या होंगे आपके इसके, ठीक है, एआई के लिए चाहिए, बिल्कुल सही है। डिजिटल पेमेंट्स हो गए आपके, बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स हो गया आपका, क्लाउड सर्विसेज होते हैं, ई गवर्नेंस, तो यहाँ पे सब जगह इनके इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अन्नपूर्णा योजना फॉर विमेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है राइट। तो ऑप्शन ए आपका, ए उड़ीसा, बी आपका बिहार, सी है वेस्ट बंगाल और डी है असम। ठीक है, आपने बताना कौन से स्टेट है। तो ये जो इसमें सही ऑप्शन होगा आप गैस कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल है। अन्नपूर्णा योजना कहाँ पे लॉन्च की गई थी आपकी, फॉर वुमेन ऑफ बंगाल। ठीक है राइट ना, पश्चिम बंगाल के लिए, राइट। एक वेलफेयर इनिशिएटिव है जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्ट किया गया टू सपोर्ट वीमेन थ्रू फूड सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर मेजर्स। और इनमें कौन सी वीमेन आती हैं आपकी, ठीक है राइट ना, वीमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, विशेष रूप से ये योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए। ठीक है, तो कौन से स्टेट में आपकी, पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेयर ब्लूबेरी स्पीसीज वाज रीडिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ब्लूबेरी की दुर्लभ प्रजाति को भारत के किस राज्य में फिर से खोजा गया है। ठीक है राइट, आप ये पिक्चर देख सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में देखा था हमने, जो कैस्केड फ्रॉक्स थे उनको डिस्कवर किया गया। तो ये आपका कहाँ डिस्कवर हुई है, रीडिस्कवर हुई है, मतलब ठीक है राइट ना, पहले भी थी बट इनको रीडिस्कवर किया गया है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे एम्फेसाइज किस पे किया गया, रीडिस्कवर्ड पे। तो आपका ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। ये कहाँ पे आपका, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये भी एक रिच बायोडाइवर्सिटी स्टेट है। ठीक है राइट ना, तो ये स्पीसीज आपकी कहाँ डिस्कवर्ड हुई है, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये मतलब आफ्टर 188 ईयर्स ये दोबारा रीसरफेस हुई है। ठीक है, मतलब इसको जो लास्ट रिकॉर्डेड किया गया था साइंटिफिकली, मतलब इसे वैज्ञानिक रूप से आखिरी बार कब दर्ज किया गया था, 1836 के अंदर। ओके, तो मतलब 188 सालों बाद मतलब ये दोबारा रीडिस्कवर हुई है, राइट। और जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वैक्सीनियम पीलीफेरम। ठीक है राइट ना, हाँ, वैक्सीनियम पीलीफेरम, राइट। ओके, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये इसलिए इतने सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि मतलब इतने सालों बाद दोबारा रीसर्फेस हुई है। तो कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अ बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिसेंटली डिस्कवर्ड लोकतक प्रोटोक्लस्टर इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, हाल में खोजा गया लोकतक प्रोटोक्लस्टर किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो आपने बताना है मरीन बायोलॉजी, समुद्री जीव विज्ञान, बी है एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, सी है एग्रीकल्चर कृषि, और डी है आपका आर्कियोलॉजी पुरातत्व। तो जो सही आंसर होगा इसके अंदर वो होगा आपका मरीन बायोलॉजी नहीं है। ठीक है, लोकतक जो प्रोटोक्लस्टर है ये आपका क्या किससे रिलेटेड है, आपका एस्ट्रोनॉमी से, खगोल विज्ञान से। जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही होगा। ठीक है, राइट ना। एक न्यूली डिस्कवर्ड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है इन द अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, राइट। तो इसको हम कौन सी फील्ड से बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो खगोल विज्ञान क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकतक प्रोटोक्लस्टर इज नेम्ड आफ्टर, जो लोकतक प्रोटोक्लस्टर का नेम किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, राइट। अ रिवर इन असम, बी है आपका असम की एक नदी, बी है आपका माउंटेन इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एक पर्वत, सी है लेक इन मणिपुर, मणिपुर की एक झील, एंड डी है फॉरेस्ट मेघालय, मेघालय का एक जंगल। ठीक है, ये लोकतक ये लेक है आपको सबको पता है, मणिपुर के अंदर फ्रेश वाटर लेक है। ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही आंसर होगा, मणिपुर की एक झील। ओके, तो ये लेक है आपकी मणिपुर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि तैरते हुए द्वीप होते हैं, उनको ना फुमडीज कहते हैं, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट ना। ये उनकी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने फोटो ली है। ओके, ये मणिपुर की एक झील है, उसके ऊपर इस प्रोटो क्लस्टर का नाम रखा गया है। ठीक है, राइट ना। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड इट्स फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं, फुमडीज। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटोक्लस्टर रेफर्स टू, प्रोटोक्लस्टर का तात्पर्य है ए अ न्यूली फॉर्म्ड स्टार, एक नया बना तारा, बी अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ स्टार, किसी तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रहों का समूह, सी एन अर्ली स्टेज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इन द यंग यूनिवर्स, युवा ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का एक प्रारंभिक चरण वाला समूह, डी आपका ब्लैक होल सिस्टम, एक ब्लैक होल प्रणाली। आपको बताना प्रोटो क्लस्टर क्या है, तो एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोनॉमी ठीक है, ये इससे सारी उसी से। बट जो ऑप्शन सी है वो उससे सही आंसर होगा। इसके अंदर युवा ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का प्रारंभिक चरण वाला एक समूह, इसको बोलते हैं आप प्रोटो क्लस्टर। ठीक है, ठीक है। प्रोटो क्लस्टर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है जो मतलब अभी भी बन रही है। ठीक है, राइट ना। वो जुड़ती जा रही है, मतलब राइट ना, ऐसे करके अभी वो बन रही है। बाद में जाके एक मतलब काफ़ी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में क्या होगा, एक मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, राइट ना। तो उसको बोला जाता है आपका एक प्रोटो क्लस्टर, राइट। एन अर्ली स्टेज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इन द यंग यूनिवर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड कनाडा हैव सेट अ टारगेट टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड टू अप्रोक्सीमेटली, भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को लगभग डैश तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी लास्ट मंथ था न्यूज़ के अंदर, राइट। ऑप्शन ए आपका 20 बिलियन US डॉलर बाय 2030, 2030 तक 20 बिलियन डॉलर तक का, बी है आपका 30 बिलियन डॉलर बाय 2030। ठीक है, राइट। 30 बिलियन डॉलर 2030 तक, सी आपका 50 बिलियन डॉलर बाय 2030, 2030 तक 50 बिलियन डॉलर, और डी आपका 100 बिलियन डॉलर बाय 2030 या 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का, राइट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी 50। इंडिया और कनाडा ने एक टारगेट सेट किया है कि मतलब 2030 तक जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, ठीक है, राइट है, जो बायलेटरल ट्रेड होता है, इसको कितना कर दिया जाएगा आपका 50 बिलियन US डॉलर तक। ठीक है, राइट। ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर होगा। और कौन कौन से सेक्टर्स है जिन पे करेंगे, ठीक है, राइट ना। आपका एग्रीकल्चर हो गया, क्लीन एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, राइट। तो 50 बिलियन डॉलर बाय 2030, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडेवाला गैस फील्ड रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, दांडेवाला गैस क्षेत्र जो हाल में ही खबरों में था, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपने बताना है ए गुजरात, बी है आपका राजस्थान, सी है हरियाणा, या डी है पंजाब। तो ये दांडेवाला गैस फील्ड है कहाँ पे, आपकी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राइट ना, बी राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। ओके, आंसर बी राजस्थान। तो दांडेवाला गैस फील्ड है कहाँ लोकेटेड है, आपकी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राइट ना। इट्स एन इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो ये आपका ऑप्शन दे रखे आपको, ए प्रोपेन, बी है आपका ब्यूटेन, सी है मीथेन, और डी है आपका ईथेन। देखिए जो नेचुरल गैस होती है मेनली किस चीज़ से बनी होती है, आपकी मीथेन से। ठीक है, राइट, CH4, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है एंड एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स।
ठीक है राइट। जो नेचुरल गैस होती है किससे बनी होती है, प्राइमरली आपकी CH4 मीथेन से, ठीक है राइट ना। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम इज इनाग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले निजी चिकित्सालय संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका ए कोच्चि, बी आपका चेन्नई, सी आपका तिरुवनंतपुरम और डी आपका बेंगलुरु। जो सही आंसर होगा इसका, कहाँ पे इसको इनाग्रेट किया जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है, इट्स ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम के अंदर, ठीक है राइट। ऑप्शन सी हमारा इसके अंदर सही आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम कहाँ है आपके, केरला के अंदर, ठीक है राइट। और इसका मतलब जो एम है, मतलब इसलिए क्या है कि इसमें प्रमोट किया जाए, जैसे जो मेडिकल साइंस है, जो हेल्थ केयर है, इसकी हिस्ट्री के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाना है, ठीक है राइट ना। कि मतलब लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मेडिकल एंड साइंस, जो हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा अवेयर किया जाए, राइट। इसमें क्या होंगे जनरली, जैसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं हम, एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस, मतलब जो शरीर रचना होती है उसके नमूने वहाँ पे बने होंगे। और जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है राइट ना। तो जो विजिटर्स होंगे दे वुड अंडरस्टैंड मेडिकल साइंस, मतलब आपको मेडिकल साइंस को समझने में मदद मिलती है, होना भी चाहिए, राइट ना। मतलब हम ना आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ताइवान ओवरटुक इंडिया इन टर्म्स ऑफ? हाल में ही ताइवान ने भारत को किस मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो ऑप्शन ए है आपका ये GDP ग्रोथ रेट, GDP विकास दर में, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार, सी आपका स्टॉक मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और डी आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, माल का निर्यात, ठीक है राइट। अभी जो ताइवान ने ओवरटेक कर दिया इंडिया को इन टर्म्स ऑफ किसमें किया है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट वैल्यू जो उसकी वैल्यू है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। ऑप्शन सी इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा, शेयर बाजार का मूल्य, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है राइट ना। जनरली जो ताइवान का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सरपास कर गया है इंडिया के, जो उनके जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वहाँ पे ना खासकर जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है। हमने देखा है, मैंने एक क्लास के अंदर आपको ये चीज़ बताई भी थी कि जो 90% मैन्युफैक्चरिंग होती है सेमीकंडक्टर की, वो कहाँ आती है आपके ताइवान के अंदर, ठीक है राइट ना। और जो एडवांस आपके AI चिप्स होते हैं वो भी कहाँ होते हैं आपके ताइवान के अंदर है, ठीक है राइट ना। तो इस वजह से जो उनकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी जो इंडिया का जो वैल्यूएशन किया गया है, मतलब जो स्टॉक मार्केट का, वो $4.92 ट्रिलियन है। जो ताइवान की जो मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी, $4.95 ट्रिलियन है, ठीक है राइट ना। बट ये फिर भी है कि सरपास कर दिया है तो ठीक है, वो न्यूज़ में आ जाती है ये चीज़, राइट। तो आप देख सकते हैं अभी जो मतलब उनकी मार्केट वैल्यू $4.95 ट्रिलियन हो गई है, और जो इंडिया है वो $4.92 ट्रिलियन पे है, ठीक है राइट। इनकी फिफ्थ हो गई है, इनकी सिक्स्थ हो गई है। GDP वाइज देखेंगे तो मतलब पीछे ही है इंडिया से, इनकी 976 समथिंग बिलियन डॉलर है। हम जो इंडियन से हमारी 4.15 बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। मैंने आगे काफ़ी चीज़ों में इंडिया आगे भी है, मतलब ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ ऐसी बात है, ठीक है राइट ना। बट ये है कि जो स्टॉक मार्केट वैल्यू है आपकी वो क्या है, ताइवान की ज़्यादा है इंडिया से, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है, ऑप्शन ए कहता है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी द्वारा कमाया गया कुल मुनाफा। बी कहता है आपका टोटल वैल्यू ऑफ लिस्टेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, लिस्टेड कंपनियों के आउटस्टैंडिंग शेयरों का कुल मूल्य। सी कहता है आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में सरकारी निवेश। डी कहता है आपका टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव, प्राप्त कुल विदेशी निवेश। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ऑप्शन बी है ये सही है इसके अंदर, ठीक है राइट ना। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, टोटल वैल्यू ऑफ लिस्टेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, लिस्टेड कंपनियों के आउटस्टैंडिंग शेयरों का कुल मूल्य, ठीक है राइट ना। तो वो क्या होता है आपका, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है उसको, ठीक है राइट, ये चीज़ है। तो इसमें जनरली क्या होगा कि जितने भी उनके आउटस्टैंडिंग शेयर, जो बकाया शेयर हैं, ठीक है राइट ना, जो शेयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। सपोज कीजिए कि मतलब जैसे आपके एक जो शेयर है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है आपकी $100 है, ठीक है राइट ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो कितने हैं, 5 मिलियन है, ठीक है राइट ना। ये आपके आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी आपकी, वो $500 मिलियन, ठीक है राइट ना। ये चीज़ हो जाएगी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स ऑफ ताइवान इज, ताइवान का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स है, मतलब उनके इंडेक्स का नाम आपने बताना है। ये है आपका हैंग सेंग इंडेक्स, ठीक है। बी है आपका निक्की 225, सी है आपका ताईएक्स और डी है आपका कोस्पी, ठीक है राइट ना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इसके अंदर आप नाम से ही पढ़ सकते हैं इसका राइट ना, ताईएक्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसके अंदर सही आंसर होगा। तो जो उसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, ताइवान कैपिटलाइजेशन वेटेड स्टॉक इंडेक्स, ठीक है राइट। इसको हम बोलते हैं ताईएक्स। इट्स अ ताइवान प्राइमरी स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये ताइवान का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है, ठीक है राइट ना। ताइवान कैपिटलाइजेशन वेटेड स्टॉक इंडेक्स। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट वन, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड ताइवान्स राइज इन स्टॉक मार्केट वैल्यू इज, शेयर बाजार में ताइवान के बढ़ते मूल्य का मुख्य कारण है, ये आप बता देंगे, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ना इसका आंसर। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, कृषि निर्यात में वृद्धि। इंक्रीज इन टूरिज्म रेवेन्यूज, पर्यटन से होने वाले आय में वृद्धि। सी सेमीकंडक्टर एंड एआई रिलेटेड बूम, सेमीकंडक्टर और एआई से संबंधित तेजी। और डी है आपका एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग का विस्तार। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, सेमीकंडक्टर और एआई से संबंधित तेजी, राइट। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, मतलब वहाँ पे नंबर वन पे है वो। तो सेमीकंडक्टर एआई रिलेटेड बूम है, इसकी वजह से क्या है कि इनके जो मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है राइट ना। जो शेयर है इनके वहाँ पे, खासकर जो इनकी एक कंपनी है, ठीक है राइट ना, मतलब शायद मेरे ख्याल से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन या कंपनी होगी, ठीक है राइट ना। एक मेजर बेनिफिशियरी है इस ट्रेंड के अंदर। खासकर जो ग्लोबल डिमांड है सेमीकंडक्टर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और एडवांस चिप्स की, तो उसकी वजह से क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है इनको मतलब काफ़ी पॉजिटिव जंप मिला है, हाई जंप आप बोल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो 90% मैन्युफैक्चरिंग होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो कहाँ पे, ताइवान के अंदर है, ठीक है। और जो आपके एडवांस चिप्स होते हैं बिलो 7 नैनोमीटर, ठीक है राइट ना, मैंने क्लास के अंदर ये चीज़ बता रखी है कि ये भी कहाँ पे हैं आपके, ताइवान के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वहाँ से होती हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन भी होता है, जो हमारा एक वो क्वेश्चन लिखा था मैंने करंट अफेयर्स के अंदर की, मतलब मैं उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद, उसमें यही चीज़ डिसाइड की गई थी कि मतलब जो हमारी डिपेंड है, हम एक रीजन के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, ठीक है राइट ना। तो दिस इज़ फॉर द डे, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आपके जो भी फीडबैक सजेशंस या डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ दून जी के वैली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।